अगर सपोज आप नौकरी करते हैं और आपकी अर्निंग 6% 7% से ग्रो कर रही है, आपका इंक्रीमेंट 6 या 7% से लग रहा है, आप गरीब हो रहे हैं, बस पैसा जो है सेविंग के लिए कभी भी अवेलेबल नहीं होता, आपकी जो मर्जी इनकम हो। अगर आपका एवरेज आउट जो रिटर्न का होना चाहिए वो 14-15% से ऊपर का होना चाहिए, तब वो पैसा जो है आपके लिए कमा रहा है। उस टाइम पे ऐसा ना हो कि हम जो काम हम 10,000 रुपये में या 20,000 रुपये में कर सकते थे, उसके लिए हमको 2 लाख या 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। आपका मेरे चैनल में एक बड़ा ही हॉट एंड बर्निंग टॉपिक होता है, वो है फाइनेंशियल वेलबींग। हम सभी चाहते हैं कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और हम फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट हों कि भी हम अपनी ज़िंदगी को अपनी कंडीशन पे जी सकें। उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोगों को जब मैं कंसल्ट करता हूँ, गाइड करता हूँ, तो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बेसिक्स के लेवल पर अगर समझ ली जाएँ तो फाइनेंशियल वेलबींग काफ़ी आसान हो जाता है। आज इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए एंड तक रुकिएगा। गारंटी है कि आप कुछ ऐसा सीख के जाएंगे जिससे आपका कल बेटर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल वेलबींग के कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके डायमेंशंस क्या हैं। तो फाइनेंशियल वेलबींग के 4 डायमेंशंस हैं। ये चारों इकट्ठे काम करते हैं, और इन चारों के ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान देने के बाद में आपका एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल वेलबींग का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहला है आपका अर्निंग। हमें कमाना सीखना पड़ता है, वहाँ से आपकी फाइनेंशियल वेलबींग शुरू होती है। और कमाने के भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको। कमाने के साथ साथ में सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। सेविंग किस तरीके से करेंगे उसके बारे में भी बात करते हैं। देन आता है आपका इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट को आमतौर पे लोग बाग सेम समझते हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग कैसे हैं और इसका आपकी फाइनेंशियल वेलबींग के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आता है। देन बात करेंगे हम प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्ट कैसे करना है अपने अपने आप को फाइनेंशियल ट्रबल से, अपने आप को फाइनेंशियल डिजास्टर से कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अर्निंग के ऊपर। देखिए, आप कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, ये बड़ा क्रिटिकल है। एंड आपका अर्निंग जो है, आपकी जो कमाई है, वो आपकी फाइनेंशियल वेलबींग की फाउंडेशन होती है। वहाँ से वो आपका शुरुआत होती है। आप कितना कमा रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कमाना शुरू कर दें ये इंपॉर्टेंट है। और जब आप कमाना शुरू कर दें तो उसके बाद में आता है कि आप कितना कमाएंगे। यहीं पर इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आप जो कमा रहे हैं कितना कमा रहे हैं, उसके अंदर आप किस तरीके की लाइफस्टाइल जी सकते हैं, किस तरीके का आप लाइफ जी सकते हैं, किस तरीके के चैलेंजेस को आप उस इनकम में मैनेज कर सकते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद में इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो आपने कमाना शुरू कर दिया है इसको ग्रो करना है। इसको ग्रो करने के लिए 2 तरीके हैं, एक इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक्टिव इनकम को ग्रो करना है। तो एक्टिव इनकम को ग्रो करने के लिए आपको देखना है कि आप आगे बढ़ने के लिए, एक्स्ट्रा कमाने के लिए क्या कर सकते हैं, या आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपको हो सकता है स्किल्स और नॉलेज एनहेंस करना पड़े, ताकि आपको प्रमोशन मिले, इंक्रीमेंट्स मिले और आप आगे बढ़े। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि भी किस तरीके के इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में आप काम कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको नॉलेज, स्किल्स और मार्केट की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अपना डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तीसरा एस्पेक्ट जो यहाँ पर अर्निंग का है वो ये है कि आपकी अर्निंग ग्रो करनी चाहिए, लेकिन कितनी। जब आपकी अर्निंग ग्रो कर रही है, अगर सपोज आप नौकरी करते हैं और आपकी अर्निंग 6% 7% से ग्रो कर रही है, आपका इंक्रीमेंट 6 या 7% से लग रहा है, आप गरीब हो रहे हैं बस। आप एक्चुअली गरीब हो रहे हैं क्योंकि पिछले साल अगर आप 100 रुपये कमा रहे थे, आज अगर 106 रुपये या 107 रुपये कमा रहे हैं, तब भी आप पिछले साल से कम कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो आपका इन्फ्लेशन का जो है उसको भी मीट नहीं कर पा रहा है, आपका जो महंगाई है उसको मीट नहीं कर पा रहा है। क्योंकि इसी तरीके से जो चीज़ पिछले साल आप 100 रुपये में खरीद रहे थे, आज वो 107 या 108 रुपये के अंदर मिल रही है, तो आप वहीं के वहीं हैं या नीचे जा रहे हैं। तो आपकी ये जो ग्रोथ है इसका रेट भी आपको डिसाइड करना है और उसको बढ़ाने की कोशिश करने का है। अगर आप 7-8% पे ग्रो कर रहे हैं तो आप पिछले साल के बराबर हैं या उससे पीछे हैं। तो आपको सैलरीड है तो इसको 10% कैसे करना है, 12% कैसे करना है, इसके बारे में भी प्लान करना है। तो अर्निंग इज फाउंडेशन फॉर योर वेलबींग, योर फाइनेंशियल वेलबींग। इस अर्निंग के साथ में अब बात आती है सेविंग की। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट है फाइनेंशियल वेलबींग का, वो है सेविंग। सी, बहुत बार लोग कहते हैं कि भी सर इनकम कितनी है कि हम सेव कर लें। तो मैं
भी वैसे ही बात करता हूँ जैसे सभी लोग बात करते हैं, सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स बात करते हैं, वो ये कि भाई साहब जो मर्जी हो आपकी इनकम, आपको सेविंग का टारगेट बनाना है। इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरी 25,000 रुपये इनकम है तो मेरे खर्चे 25,000 रुपये के हिसाब से हैं, और अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपये तो मेरे खर्चे 5 लाख रुपये के हिसाब से है। पैसा 25,000 रुपये वाले के पास भी नहीं है सेविंग के लिए, और 5 लाख रुपये वाले के पास भी नहीं है, क्योंकि अगर 5 लाख रुपये वाला है ना, तो हो सकता है उसने एक बड़ी गाड़ी ले ली है जिसकी उसने 2 लाख रुपये की ईएमआई बांध ली है, या 3 लाख रुपये मकान की ईएमआई बांध ली है, या बच्चों को ऐसे स्कूल में डाला है जहाँ पर कि 50,000 रुपये महीने के खर्च हो रहे हैं, या घर पे 3 या 4 नौकर रखे हुए हैं जिनके ऊपर वो 50-60 हज़ार रुपये 70,000 रुपये महीने का खर्च कर रहा है। तो पैसा जो है सेविंग के लिए कभी भी अवेलेबल नहीं होता, आपकी जो मर्जी इनकम हो, अनलेस कि आप डिसाइड करें कि मैं सेव करूंगा पहले। तो सेविंग का गोल बनाइए, और सेविंग का गोल बनाकर डिसाइड करिए कि आपने अपनी इनकम में से कितना सेव करना है, उसको उठा के साइड में करिए, बाकी जो बचता है उसको खर्च करिए। दूसरा पार्ट जो है इसके अंदर, सेविंग के अंदर, अगर आप इसको आसान बनाना चाहते हो तो इसको लिंक कर दीजिए किसी चीज़ से। आपने देखा होगा पुराने लोग लिंक कर देते होते थे चीज़ों को, या किसी न किसी चीज़ के लिए उठा के पैसा साइड में रखने लगते थे, क्योंकि उनको लोन नहीं मिलता था, तो वो सोचते थे मकान बनाना है तो मुझे 10 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, तो 10 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए मैं ये पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ 10 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए। उसी तरीके से आप इसको ऑब्जेक्टिव के साथ में फिक्स कर दीजिए। मैं कहता हूँ अगर आपने आईफोन भी खरीदना, लाख रुपए खर्च करने हैं, तो आप उसको भी गोल बनाकर सेविंग करिए, एंड उसके बाद में आप उसको खरीदिए। इसी तरीके से तीसरा जो पार्ट है वो ये है कि रेगुलर सेविंग करिए। रेगुलर सेविंग जो है बहुत बड़ा आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट देता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो एक गोल्डन रूल मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, इसको फॉलो कर लीजिए। कुछ सालों बाद में आपको पता चलेगा बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हुए भी आपके पास एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो गया है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, 25,000 रुपये आपकी सैलरी है, आज शुरू करिए। आज डिसाइड करिए कि आपको कितना पैसा सेव करना है। सपोज आपने डिसाइड किया 2,000 रुपये सेव करूंगा। अगले साल जब आपका इंक्रीमेंट लगेगा, तो सपोज आपकी सैलरी 3,000 रुपया बढ़ गई है, 25 से 28 हो गई है, तो ये जो 2,000 रुपये सेविंग कर रहे हो, जितना इंक्रीमेंट लगा उस लेवल पे ले जाइए। 3,000 इंक्रीमेंट लगा तो इस सेविंग को 2 की जगह 3 करना शुरू कर दीजिए। उससे अगले साल जब आपका इंक्रीमेंट लगेगा, सपोज अब 5,000 रुपये का इंक्रीमेंट लग गया, तो आप जो ये 3,000 रुपये सेव कर रहे थे महीने का, इसको 5,000 कर दीजिए। और जैसे जैसे आपकी ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, उस हिसाब से आप अपनी सेविंग की रेट को बढ़ाते रहिए। इवेंचुअली आप देखेंगे कि 10 साल बाद में आपका मंथली सेविंग जो है वो आप 25-30 हज़ार रुपये करने लगे, और आपकी इनकम भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, और आप जो है एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। अब सेविंग करने से सारा काम नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने सेविंग कर लिया और आपने वाइफ को दे दिया, उसने अलमारी में रख दिया, या आपने पापा को दे दिया और पापा ने उसको जो है सेविंग अकाउंट में रख दिया, या आपने ही अपने सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, तो वो आपके काम नहीं आएगा। यहीं पर रूल आता है, थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका फाइनेंशियल वेलबींग का है, वो ये है कि इस पैसे को काम पे लगाना है। ये पैसा आपका एक अर्निंग जो है सोर्स बनना चाहिए, ये आपकी एक पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहिए। तो उसको करने के लिए आपको इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको देखना है, अगेन मैं सजेस्ट करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट को भी गोल से कनेक्ट कर दीजिए, कि मैं बच्चे की एजुकेशन के लिए ये फ़ंड क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ये जो फ़ंड है शादी के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, ये फ़ंड मैं मकान के लिए कर रहा हूँ, ये फ़ंड मैं गाड़ी के लिए कर रहा हूँ। उसी तरीके से आप अपनी इस सेविंग को डिवाइड करिए। आइडियली आप इस सेविंग को 3 हिस्सों में डिवाइड करिए। एक वो हिस्सा जो कि आपका लिक्विड होना चाहिए, यानी कि जब भी इमरजेंसी पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकें। दूसरा, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव के साथ में होना चाहिए। वो ऑब्जेक्टिव पूरा होगा तभी टच होगा ये पैसा, अदरवाइज तब तक इसको हाथ नहीं लगा सकते। तीसरा जो है वो आप इस तरीके से इन्वेस्ट करिए कि वो आपको रिटायरल इनकम दे, रिटायरमेंट के टाइम पे आपके पास वो पैसा इकट्ठा हो, और वो आपके बुढ़ापे के लिए एक फंड इकट्ठा कर दे, और वो फंड आपको इतना रिटर्न दे कि आप बिना कमाए भी सरवाइव कर सकें। तो जब ये जो आप कर रहे हैं तो इसमें रिस्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप कैसे रिस्क लेंगे वो भी डिसाइड करिए। जो ये शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, या ऐसा कर रहे हैं जिसमें लिक्विडिटी ढूंढ रहे हैं कि जब भी इमरजेंसी पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगा, तो इसका हिस्सा छोटा सा रखिएगा, 20 या 25% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, और इसको जो है मॉडरेट या लो रिस्क में डालिएगा। क्योंकि अगर आपने हाई रिस्क में डाल दिया और उस टाइम पे जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ी उस टाइम पे मार्केट डाउन है, तो आपको नुकसान हो जाएगा। आपको नुकसान हो जाएगा, और आपका जो लिक्विडिटी वाला ऑब्जेक्टिव है वो तो पूरा हो जाएगा, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट वाला प्लान है, पैसे को काम पे लगाने वाला काम है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो इसको लो रिस्क या मीडियम रिस्क पे रखिए। जो लॉन्ग टर्म वाला है
उसको अगर आप 5 साल से ऊपर का विंडो रख के चलते हैं तो उसको आप जो है मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। कुछ हाई रिस्क में लगाइए, कुछ लो रिस्क में लगाइए, मॉडरेट रिस्क में लगाइए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपका जो है 5 से 7 साल के विंडो के अंदर जो रिटर्न है वो 15% या उससे ऊपर निकल सके। कभी हो सकता है लॉस बनेगा उसके अंदर या कम रिटर्न बनेंगे, कभी हो सकता है ज़्यादा बनेंगे। तो आपका एवरेज आउट जो रिटर्न का होना चाहिए वो 14-15% से ऊपर का होना चाहिए, तब वो पैसा जो है आपके लिए कमा रहा है। ये वाला जो है ये ऑब्जेक्टिव लिंक्ड है, इसको आप मेजर पोर्शन में रखिएगा और इसको आप करीबन 50 से 60% टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें डालिएगा। बाकी का जो 20-25% है उसको आप रिटायरमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करिए और उसको इस तरीके से इन्वेस्ट करिए कि आप इन्वेस्ट करके भूल जाइए कि वो पैसा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव रिटायरमेंट पे पूरा होगा। तो इस तरीके से आप अपनी इनकम को एक लेवल पे लेके जाइए, उस इनकम में से एक फिक्स अमाउंट सेव करिए और उस पैसे को काम पे लगाइए। जब आपने कमाया, सेव किया, इन्वेस्ट किया, तो एक सिचुएशन है जहाँ पर आप एसेट्स क्रिएट करेंगे। एसेट्स क्रिएट करेंगे तो इन एसेट्स का प्रोटेक्शन जरूरी है। ये एसेट्स दो तरीके के, एक लिक्विड एसेट है जहाँ पे आपके पास पैसा पड़ा हुआ है जो आपके लिए कमा रहा है, इन्वेस्टमेंट में पड़ा हुआ है लेकिन वो जो है पड़ा हुआ है। दूसरा फिक्स एसेट्स हैं, जैसे मकान है आपका, गाड़ी है आपकी, बिजनेस में है तो आपका बिजनेस प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो सकती हैं। इनको प्रोटेक्ट करिए, दो लेवल पे प्रोटेक्ट करिए, एक प्रॉपर्टी और दूसरा पैसा। प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करिए, जैसे हम गाड़ी लेते हैं, कार लेते हैं तो हमको मैंडेटरी इंश्योरेंस लेना पड़ता है, हम लेते हैं। लेकिन जब हम इंश्योरेंस ले लेते हैं तो हम निश्चिंत होकर गाड़ी का जो है यूज़ करते हैं, और जब यूज़ करते हैं बाई चांस कभी नुकसान हो भी जाता है तो हम टेंशन फ्री होते हैं, हमारी जेब पे इम्पैक्ट नहीं आता है। तो वो जो प्रीमियम है उसको यहाँ पर आप पे करके निश्चिंत हो जाते हैं, उसको भी आप अपनी प्लानिंग का पार्ट बनाइए। घर लिया है, मोबाइल लिया है, ज्वेलरी ली है, बिजनेस की एसेट्स ली हैं, इनका रिस्क असेसमेंट करके उनको प्रोटेक्ट करिए। और इनको प्रोटेक्ट करना बड़ा आसान है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे ना तो किसी दिन हो सकता है, सबके साथ नहीं होता, हजारों में किसी एक के साथ में होता है, लेकिन हो सकता है वो हजारों में एक आप हो और उस दिन आपने जो प्लान किया था, इन्वेस्ट किया था, वो वाइप आउट हो गया। तो उसको प्रोटेक्ट कर लीजिए। इसी प्रोटेक्शन का दूसरा पार्ट है जो आपके पास पैसा है उसको प्रोटेक्ट करना है। देखिए, किसी की लाइफ का कोई गारंटी नहीं है, तो हम तीन तरीके के रिस्क हमेशा लेके चलते हैं। पहला, हेल्थ से रिलेटेड रिस्क, कभी भी हमारी हेल्थ के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट आ सकता है। वो जो इम्पैक्ट आता है उसके लिए हमको मेडिकल एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं। अब यंग है, हेल्दी हैं, हो सकता है हम बीमार ना पड़े, एक्सीडेंट हो सकता है, या कभी भी डेंगू या चिकनगुनिया या ये जो कोरोना आया था ऐसा कुछ हो सकता है। उस टाइम पे ऐसा ना हो कि हम जो है जो काम हम 10,000 रुपये में या 20,000 रुपये में कर सकते थे उसके लिए हमको 2 लाख या 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके अंदर ये भी देखिए कि भी आप इन्वेस्टमेंट के अंदर इसको प्रोटेक्ट भी करिए। इसी तरीके से एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया, अगर भगवान ना करे बंदा मर गया तो शायद फैमिली को पैसा चाहिए और फैमिली के लिए आपने इंश्योरेंस ले रखा है, लेकिन अगर ज़िंदा रह गया उस टाइम पे आपको भी पैसा चाहिए। आपको ज़िंदा रहने के लिए पैसा चाहिए, आपको अपने इलाज के लिए पैसा चाहिए, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है कमाते हुए जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा हो जाती है, तो उसको भी प्रोटेक्ट कर लीजिए। इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस भी है। तो जब आप कुछ सपने देखते हो तो उन सपनों को पूरा करने के लिए आपकी पूरा परिवार आपके साथ में लगा होता है, चाहे वो मम्मी पापा हों, चाहे भाई बहन हो, या आपके हस्बैंड या वाइफ हो, या बच्चे हों। सो ये सपने के अंदर सभी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो अगर बाई चांस हमारी कहीं टिकट कट जाए तो उस केस के अंदर इनके भी सपने कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, इनके भी सपने टूटते हैं, तो उसको भी प्रोटेक्ट कर लीजिए। तो आइडियली फाइनेंशियल वेलबींग जो है सिर्फ सेविंग नहीं है या सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये शुरुआत होती है अर्निंग से, अर्निंग को बढ़ाने के तरीके, अर्निंग को बढ़ाने के एफर्ट से, उसके बाद में वहाँ से सेव करने के एफर्ट से, और उस सेविंग को, पैसे को काम पे लगाने से, इन्वेस्ट करने से, एंड देन प्रोटेक्ट करने से कि ये जो भी बनाया है, सेव किया है पैसा, प्रॉपर्टी, इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई आंच ना आए। तो ये चारों चीज़ें इकट्ठी प्लान करनी है। एंड जब आप प्लान करने लगेंगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि भी बहुत छोटी छोटी एफर्ट्स के साथ में इवेंचुअली 5 से 8 साल के विंडो के अंदर आप एक कुछ यूनिक चीज़ क्रिएट कर देते हैं जो कि आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ काम आएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर मैं आपकी हेल्प करूं, आपका फाइनेंशियल वेलबींग का जो है प्लानिंग के अंदर सपोर्ट करूं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट में डाल सकते हैं। कमेंट में जो भी पहले 10 लोग कमेंट करेंगे वो फ्री ऑफ चार्जेस उनको कंसल्टेशन में प्रोवाइड करूँगा। एंड जस्ट राइट नीड कंसल्टेशन, आई विल अप्रोच यू। एंड अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो दोस्तों को और फैमिली के साथ में शेयर करिएगा।
कमेंट में आप किसी भी तरीके का आपका डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको 6 से 8 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई दूँ। इसी के साथ में आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, यू आर लकी एंड गॉड इज़ काइंड। थैंक यू वेरी मच, एन्जॉय योरसेल्फ।